6 जुलाई 2023 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा एक ट्वीट से यह जानकारी दी गई कि आने वाली 14 जुलाई को भारत अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाला है। कि दुनिया के कई देश इससे हमारी ग्लोबल इमेज, हमारी स्पेस की कैपेसिटी और हमारी औकात नापने की कोशिश कर रहे थे और उनके द्वारा ऐसा किए जाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और वो वजह थी मून का सरफेस। मून का जो सरफेस है वहां पर बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े पहाड़ हैं और वहां पर एक लैंडर को लैंड करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। दुनिया के कुल 3 ही ऐसे देश हैं जो ये काम कर सके हैं। पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका और तीसरे नंबर पे आता है चाइना। अगर हम इन तीनों देशों की बात करें तो ये तीनों देश बहुत ही पावरफुल कंट्री हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें या फिर इकोनॉमी के हिसाब से देखें, दोनों ही मामले में ये हमसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज हैं। हालांकि रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से रूस की हालत इस समय पे खराब है, लेकिन फिर भी वो इतनी कैपेसिटी तो रखता है कि अभी भी वो अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 को भेजा जाना था उस रॉकेट को भी 6 जुलाई को ही लॉन्च पैड पे पहुंचाया जा चुका था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में फाइनल स्टेज के लॉन्चिंग की पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट की जा चुकी थी। भारत जो काम करने जा रहा था वो पूरी दुनिया को एक मिरेकल जैसा लग रहा था, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 का बजट था वो मात्र 651 करोड़ रुपए था। हॉलीवुड में जो लो बजट की मूवीज बनती हैं उनका बजट 500 से 600 करोड़ रुपए होता है और इतने कम पैसों में मून पर एक मिशन भेजना, उसमें भी एक लैंडर और एक रोवर साथ में भेजना, अपने आप में बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन इसरो इसको करने वाला था और इसीलिए पूरी दुनिया की नजर हमारे इसरो पे बनी हुई थी। देखिए, ऐसा नहीं था कि इसरो कोई पहली बार मून पे मिशन भेज रहा था। मून पर मिशन भेजने की प्रैक्टिस 2008 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। देखिए, भारत ने अपना जो पहला चंद्रयान 1 मिशन था उसको 2008 में 22 अक्टूबर को भेजा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक लैंडर मिशन नहीं था बल्कि एक ऑर्बिटर मिशन था। हमने एक ऑर्बिटर को 105 केजी मास पेलोड के साथ में मून के ऑर्बिट में एंट्री करवाया था। 10 महीनों तक लगातार जो हमने चंद्रयान 1 भेजा था उसका ऑर्बिटर मून के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए हमें इमेजेस भेजता था। लेकिन अगस्त में इसरो के साइंटिस्ट देखते हैं कि ऑर्बिटर ने इमेजेस भेजना बंद कर दिया है। इसरो के द्वारा कई मैसेजेस भेजे जाते हैं लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है और फिर 28 अगस्त 2009 को इसरो के द्वारा यह मिशन ओवर कर दिया जाता है। काफी हद तक हमें मून के सरफेस के बारे में जानकारी मिल चुकी थी और अब हम इतने कैपेबल बन चुके थे कि अब हम एक अपना लैंडर डिजाइन करके उसे मून के सरफेस पे लैंड करवा सकें। इसरो अपनी तैयारियों को तेज कर देता है। उन्हें एक जल्दी से जल्दी लैंडर और रोवर डिजाइन करना था जिसे कि मून के सरफेस पे उतारा जाए। एक लैंडर, एक रोवर और एक ऑर्बिटर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करके अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करवाने के लिए जरूरत थी कि भारत के पास एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट होना चाहिए और इस काम को करने के लिए GSLV मार्क 3 को चुना जाता है। चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के 10 सालों के बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाता है। लॉन्चिंग के बाद सबसे पहले यह अर्थ के चक्कर लगाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि इसको अर्थ से थोड़ा दूर फेंका जा सके। और इस पूरे प्रोसेस को इंजेक्शन प्रोसेस कहा जाता है, जब हम किसी भी सैटेलाइट को या फिर किसी यान को अर्थ के ऑर्बिट से धीरे धीरे करके दूर भेजते हैं और उसके बाद 14 अगस्त को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल करके उसे स्पेस के ट्रेजेक्टरी में भेजा जाता है। लगभग 6 दिनों तक स्पेस में रहने के बाद 20 तारीख को यह मून के ऑर्बिट में एंट्री करता है और इस पूरे प्रोसेस को लूनार ऑर्बिट इंसर्शन कहा जाता है। सबसे पहले तो जो हमारा ऑर्बिटर था उसको मून के ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, वो मून के चक्कर लगाना शुरू करता है और इमेजेस लेना शुरू करता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा काम था वो था लैंडर को मून के सरफेस पे लैंड करवाना। 6 सितंबर को लैंडर को मून के सरफेस पे लैंडिंग करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमारा कनेक्शन टूट जाता है। हम ये चाहते थे कि हमारा जो लैंडर है वो मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करे, लेकिन वो मून के सरफेस पे जाकर इतनी तेजी से टकराता है कि उसके कई टुकड़े हो जाते हैं और इसे क्रैश लैंडिंग कहा जाता है। हमारा ऑर्बिटर जो था वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन हमारा लैंडर पूरी तरीके से टूट चुका था और उसी के साथ टूट चुकी थी हमारे देशवासियों की उम्मीदें। इसरो के साइंटिस्ट की उस समय पे जो तस्वीरें निकल के आई वो पूरी दुनिया में वायरल हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसरो के चीफ को और दूसरे इसरो के जो वैज्ञानिक थे उन सभी को आश्वासन बताया कि आप एक बार फिर से चंद्रयान 3 पर काम करिए और उसके लिए गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करेगी। मून पर हम जो भी मिशन भेजते हैं उनकी कई कैटेगरीज हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है फ्लाई बाय मिशन और इस फ्लाई बाय मिशन में होता यह है कि हम मून के बहुत ही करीब से गुजरने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा मिशन आता है वो है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन जो हमारा चंद्रयान 1 मिशन था, जिसमें हम एक ऑर्बिटर को मून के ऑर्बिट में स्थापित करते हैं और वो मून के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए इमेजेस भेजता है। उसके बाद जो तीसरा मिशन आता है उसे कहा जाता है इम्पैक्ट मिशन।
इम्पैक्ट मिशन जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था, वैसे हमने चंद्रयान 2 को एक इम्पैक्ट मिशन के रूप में डिजाइन नहीं किया था, लेकिन इम्पैक्ट मिशन वो होता है जब हमारा लैंडर मून के सरफेस पे जाकर के क्रैश लैंडिंग कर जाए। अब इस क्रैश लैंडिंग से हमें डायरेक्ट कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। जब मून के सरफेस पे लैंडर लैंड करने की कोशिश कर रहा होता है तो उस समय पर भी वो इमेजेस लेता है और भी बहुत सारी जानकारियां हमें भेजता है, जिससे हमें काफी जानकारी मिलती है आगे के मिशंस के लिए। चौथा मिशन है लैंडर मिशन। लैंडर मिशन में हम एक लैंडर को मून के सरफेस पे लैंड करवाते हैं और फिर वो वहां पर जानकारियां इकट्ठा करता है। पांचवा मिशन है रोवर मिशन। लैंडर में ही हम एक रोवर को डाल के भेजते हैं, वो लैंडर से बाहर निकलता है और मून के सरफेस पे चारों तरफ एक एरिया में घूमता है, वहां से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, ड्रिलिंग करता है, टेम्परेचर नापने की कोशिश करता है, इन सभी चीजों की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और जो सबसे लास्ट में हमारा आखिरी मिशन आता है उसे कहा जाता है ह्यूमन मिशन। जब हम हमारे और आपके जैसे किसी जिंदा व्यक्ति को पकड़ के एक यान में बिठाते हैं और उसे मून पर भेज देते हैं कि जाओ भैया घूम के आओ और देख के आओ कि वहां पर क्या हो रहा है, यानी कि ह्यूमंस को मून के सरफेस पे भेजा जाता है, वो कुछ समय तक वहां पर रहते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, इसरो ने उसको यूज करके अब एक चंद्रयान 3 मिशन भेजने के लिए तैयारियां शुरू कर चुका था। अगले 3 सालों में एक लैंडर और एक रोवर को डिजाइन करना था। इसरो के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होने वाला था और इस काम को पूरा करने के लिए इसरो ने ये सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो स्पेस के सेक्टर में काम करती हैं, जो अभी अभी उभर करके बाहर आ रही हैं और उनके पास जो इंडिया के टैलेंटेड यूथ हैं, उनका यूज किया जाए। हमारी गवर्नमेंट और इसरो मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि अब हम प्राइवेट कंपनीज को भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो स्पेस सेक्टर में काम कर सकें। चंद्रयान 3 में जिन प्राइवेट कंपनीज ने काम किया था उनमें सबसे बड़ी कंपनीज थी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोदरेज एंड बॉयस, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। चंद्रयान 2 मिशन में हमारा जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था, लेकिन चंद्रयान 3 में हमें अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी और इसीलिए हमने 2019 से सीख लेते हुए इस चंद्रयान 3 वाले मिशन में बहुत सारे अपडेट्स कर दिए थे। जो सबसे बड़ा काम किया गया था वो ये था कि जब हमने चंद्रयान 2 को भेजा था तो उस समय पे जो हमारे पास एरिया था जहां पे हमें लैंड करवाना था वो था 500 क्रॉस 500 मीटर का, उसको अब बढ़ा दिया गया था और ये जो पूरा एरिया था इसको बढ़ाकर 4 क्रॉस 2.4 किलोमीटर कर दिया गया था, यानी कि अब पहले से ज्यादा एरिया था लैंडर के पास लैंड करने के लिए। वो अपने हिसाब से बेहतर जगह प्लेन सरफेस को देख सकता था और वहां पे लैंड कर सकता था। दूसरा काम जो इसरो के द्वारा किया गया था वो ये था कि हमने जो चंद्रयान 2 में लैंडर भेजा था उससे कहीं ज्यादा फ्यूल हमने दिया था इस चंद्रयान 3 वाले लैंडर को, ताकि वो ज्यादा समय तक हवा में रह सके और लैंडिंग के लिए एक बहुत ही सुटेबल प्लेस अपने हिसाब से खोज सके। 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है और इसके लिए जो रॉकेट यूज किया गया था वो था लॉन्च व्हीकल मार्क 3। पिछली बार हमने GSLV मार्क 3 को यूज किया था, लेकिन इस बार हमारा जो LVM मार्क 3 था उसको यूज करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये एक अपग्रेडेड वर्जन था GSLV 3 का और इसके पास ज्यादा कैपेसिटी थी पेलोड्स को लेकर के जाने की। 15 जुलाई को हम अर्थ के सबसे करीब वाले ऑर्बिट में थे और उसके बाद धीरे धीरे हम अगले ऑर्बिट में एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। अर्थ से दूरियां बढ़ने लगती हैं। 22 जुलाई को हम अर्थ के सबसे बाहरी ऑर्बिट में थे और उसके बाद फिर स्टार्ट होती है हमारी ट्रांसलूनार ट्रेजेक्ट्री, जिसके थ्रू हम अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं और स्पेस के ऑर्बिट में एंट्री करते हैं। स्पेस में एंट्री करने के बाद जो हमारा अगला टारगेट था वो होने वाला था मून के ऑर्बिट में एंट्री करवाना। 5 अगस्त को हमारा जो यान था वो लूनार ऑर्बिट में एंट्री कर जाता है, यानी कि मून के ऑर्बिट में एंट्री कर लेता है। अब जो हमारे लिए अगला टास्क होने वाला था वो ये था कि हमें धीरे धीरे करके मून के करीब आना है। इस काम को भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है और 17 अगस्त को जो हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल था वो लैंडर मॉड्यूल से अलग हो जाता है, क्योंकि प्रोपल्सन मॉड्यूल को अब मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाना था और लैंडर के साथ में कनेक्शन बना के रखना था। लैंडर धीरे धीरे मून के सरफेस के और करीब पहुंचता जा रहा था। 20 अगस्त को जो हमारा लैंडर था वो मून के फाइनल नियरेस्ट ऑर्बिट में एंट्री कर चुका था, जिसकी डिस्टेंस थी 134 क्रॉस 25 किलोमीटर। अब हमारे लैंडर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आने वाला था, क्योंकि अब उसे मून के ऊपर लैंडिंग करनी थी और लैंडिंग के लिए जो डेट डिसाइड की गई थी वो थी 23 अगस्त शाम के 6:04। जैसे जैसे लैंडिंग का टाइम नजदीक आता जा रहा था, इसरो में बैठे वैज्ञानिकों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लैंडिंग के जो लास्ट 15 मिनट होते हैं
उस समय में लैंडर को खुद ही सारे डिसीजंस लेने होते हैं। अगर लैंडिंग में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है और हम यहाँ से मैसेज भेजते हैं तो यहाँ से मैसेज भेजने में 3 सेकंड का टाइम लग जाता है और इतने समय में वहां पर खेल खत्म हो चुका होता है। यही हुआ था हमारे चंद्रयान 2 के साथ। हमारे चंद्रयान 3 मिशन का जो लास्ट 15 मिनट ऑफ टेरर था वो स्टार्ट हो चुका था। हमारा जो लैंडर था वो रफ ब्रेकिंग फेज में आ चुका था। उसकी जो डिस्टेंस थी वो लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर थी। अगले 690 सेकंड्स के बाद लैंडर की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड थी वो थी 358 मीटर पर सेकंड और 61 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नीचे सरफेस की तरफ आ रहा था। और इसके बाद शुरू होता है एल्टीट्यूड होल्ड फेज। यहाँ पर जो हमारा लैंडर था मून के सरफेस की इमेजेस लेना शुरू करता है और जो उसके पास पहले से इमेजेस मौजूद थी उनसे कंपेयर करना शुरू करता है कि क्या एक्चुअल में वही साइट है जहां पर उसे लैंड करना है। ये पूरा काम 10 सेकंड तक चलता है और इस समय पर लैंडर की हॉरिजॉन्टल स्पीड थी 336 मीटर पर सेकंड और जिस स्पीड से वो नीचे आ रहा था वो थी 59 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद शुरू होता है फाइन ब्रेकिंग फेज। इस फेज में जो हमारा लैंडर था उसको पूरी तरीके से वर्टिकल हो जाना था और मून के सरफेस से जिस साइड पे उसे लैंड करना था उससे लगभग 800 से 1300 मीटर की डिस्टेंस पे आ जाना था। 175 सेकंड के बाद हमारा लैंडर पूरी तरीके से वर्टिकल हो चुका था। उसकी स्पीड लगभग 0 पे आ चुकी थी और वो मून के सरफेस से लगभग 800 मीटर की डिस्टेंस पे था। और उसके बाद शुरू होता है टर्मिनल डिसेंट फेज। धीरे धीरे करके हमारा लैंडर मून के सरफेस के और करीब आना शुरू कर देता है। जब मून के सरफेस से लैंडर की डिस्टेंस 150 मीटर की रह जाती है तो जो हमने हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा लगाया हुआ था लैंडर में वो मून के सरफेस की फोटोज लेना शुरू कर देता है। और इसी के साथ शुरू हो जाता है एक टेस्ट जिसमें यह डिसाइड करना था कि अब लैंडर को नीचे जाना है या फिर नहीं जाना है। अगर उसके अकॉर्डिंग उसको सरफेस नहीं मिला है तो वो वहां पर लैंड नहीं करेगा। लेकिन हमारे लैंडर को परफेक्ट लैंडिंग साइट मिल चुकी थी और उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया और ग्रीन सिग्नल मिलते ही लैंडर धीरे धीरे करके मून के सरफेस के और करीब जाने लगता है। लगभग 73 सेकंड के बाद जो हमारा लैंडर था वो मून के सरफेस पे था। मून के सरफेस पे लैंड करने के बाद लैंडर एक मैसेज भेजता है प्रपल्सन मॉड्यूल को और प्रपल्सन मॉड्यूल वो मैसेज ट्रांसफर करता है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को। और उस मैसेज में लिखा यह गया था कि आई एम ऑन द मून, मैं मून पर पहुंच चुका हूं। ये मैसेज मिलते ही इसरो के वैज्ञानिक और भारतवासी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। इसी के साथ में एक और रिकॉर्ड बन चुका था कि YouTube पर लगभग 80 लाख लोगों ने इस चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव देखा था। हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो चुका था। पूरी दुनिया भर के अखबारों ने भारत की इस सफलता को अपने अपने तरीके से लिखने की कोशिश की थी, लेकिन हकीकत यह थी कि भारत अपनी जो स्पेस कैपेसिटी है उसका लोहा मनवा चुका था। पूरी दुनिया को यह दिखा चुका था कि स्पेस में हम किसी से कम नहीं हैं। भले ही हमारे पास बजट्स की कमी है फिर भी हम उतने ही बजट्स में बड़े बड़े मिशंस कामयाब कर सकते हैं। भारत को इस चंद्रयान 3 मिशन से आखिर क्या हासिल हुआ इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पर हम लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में।